मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी कुंडली के सप्तम भाव के विषय में जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो में मांगलिक दोष के बारे में भी आपको कुछ बातें बताऊंगा और साथ ही महिलाओं के लिए भी कुछ खास योग संतान के विषय में जो बनते हैं उस विषय में जानकारी दूंगा। मेरा यह वीडियो स्पेशली मैंने जो है महिलाओं के द्वारा जो मेरे से सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए ही विशेष रूप से तैयार किया है, क्योंकि शादी विवाह हो या प्रेम हो या संतान का मामला हमेशा ही अधिकतर महिलाएं अपने प्रेम और जीवन और दाम्पत्य या फिर मांगलिक कुंडलियां या फिर विधवा योग हो या पुरुष के लिए विदुर योग हो को लेकर परेशान रहती है। तो इस बारे में मैंने काफी महिलाओं की और पुरुषों की कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद यह वीडियो बनाया है। आप पुरुष है तो भी और महिला है तो भी एक बार यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से जरूर देखें। इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा यह मैं आपको अभी पहले बता देता हूं। सबकी कुंडली में सप्तम स्थान जीवन साथी और साझेदार का होता है। जीवन में होने वाले प्यार और प्यार की सफलता या असफलता का राज, इसके अलावा काम वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, जननेंद्रियों का भी होता है यह भाव। इस भाव का संबंध जातक के दाम्पत्य सुख से संबंधित होता है। सप्तम स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान में बैठे ग्रहों के आधार भी वैवाहिक सुख के बारे में जानकारी हासिल उनके आधार पर की जा सकती है। शादी कब होगी, पुरुषों को पत्नी कैसे प्राप्त होगी, महिलाओं को पति कैसा मिलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कहीं तलाक आदि का योग तो नहीं बन रहा है, यह सब बातें सप्तम स्थान से ही देखी जा सकती है। इसके अलावा मांगलिक दोष पुरुष की और महिला की कुंडली में कैसा असर करता है, विधवा योग, विदुर योग, संतान प्राप्ति योग महिलाओं की कुंडली में है या नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारे योगों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। खास करके आज मैं आपसे इसी सप्तम स्थान के विषय में बातचीत करूंगा। मैं जो भी कहूंगा वो आप बहुत ध्यान से देखना और पूरा वीडियो ही ध्यान से देखना, ताकि आप अपने घर संसार यानी कि दाम्पत्य जीवन के सफलता और असफलता के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो आपको सूचना मिल जाए और आप सबसे पहले उसको देख सकें। अगर आप मेरे से फोन पर बात करना चाहते हैं तो रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप कर सकते हैं, या मेरे को इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। मैंने मेरे चैनल पर सभी 12 राशियों के लिए संपूर्ण जानकारी वाले वीडियो पोस्ट किए हैं, आप वो भी अपनी राशि का देखें। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सप्तम स्थान के संबंध में क्या जानकारी आपको हमेशा शादी से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से कुंडली बताकर करने की जरूरत है। मैं एक बात और पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी शादी के लिए लड़के से या लड़की से बात शुरू की जाए तो सबसे पहले दोनों की कुंडली का पूरा मिलान और अलग अलग विश्लेषण भी करवा लेना चाहिए, वरना थोड़ी सी चूक से एक नहीं बल्कि 2 जीवन बर्बाद हो सकते हैं। और संतान होने के बाद अगर कुछ बात बिगड़ती है तो संतान का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए प्रेम हो या विवाह हो, पहले कुंडली मिलान और विश्लेषण जरूर करवाएं और जब ज्योतिषी कह दे तो विवाह करें,
ताकि जीवन सुखद और समृद्धशाली बने और जीवन जीने का, परिवार वृद्धि का आनंद भी पा सके। कुंडली मिलान में मंगल मिलान, सप्तम स्थान का मिलान, पंचम स्थान और द्वितीय, द्वादश स्थान, भाग्य स्थान आदि का मिलान होना अति आवश्यक होता है। अगर मिलान अच्छा हो रहा है तो शादी करें। केवल गुण मिलान करके शादी कभी नहीं करना चाहिए। गुण अधिक मिलने के बाद भी कुंडली में स्थित ग्रह खराब हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। सप्तम स्थान में बैठे ग्रह को कोई शुभ ग्रह देखता हो या सप्तम स्थान रिक्त है और उसको कोई शुभ ग्रह देखता हो या सप्तम स्थान का स्वामी ग्रह किसी शुभ ग्रह की युति में हो तो दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है। लेकिन यदि सप्तम स्थान में कोई अशुभ ग्रह देखता है या बैठता है या सप्तम किसी अशुभ ग्रहों की युति में हो तो दाम्पत्य जीवन दुखदायी भी बन जाता है। सप्तम स्थान में स्थित ग्रहों से यह संकेत मिल जाता है कि जातक का संपर्क या संबंध किस प्रकार की स्त्री से या पुरुष से होगा। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि सप्तम स्थान में कौन सा ग्रह होता है तो कैसा जीवन साथी मिलता है, और बात शुरू करूंगा मैं ग्रहों के राजा सूर्य से कि सूर्य अगर सप्तम स्थान में बैठा हो तो क्या फल देता है। इसी प्रकार से बाकी ग्रहों के बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी देता रहूंगा। अगर सूर्य कुंडली में यह सिंह राशि का स्वामी है और सूर्य पुरुष और स्त्री, पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष कैसा मिलेगा, यह अगर सूर्य आपके सप्तम स्थान में बैठा है जो पति पर पूरा अधिकार रखने वाली स्त्री पुरुष को मिलती है, या अगर स्त्री है तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि उनके सूर्य अगर सप्तम स्थान में है तो ऐसा पुरुष मिलेगा जो उसके ऊपर पूरा अपना अधिकार रखेगा। ऐसा देखा जाए तो सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और क्रूर भी है। यदि सूर्य कुंडली में बलवान हो तो स्त्री कुछ तेज मिजाज की हो सकती है, परंतु वो शुद्ध आचरण की और अंदर से साफ और स्वच्छ आत्मा वाली भी होती है। अब देखते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा अगर सप्तम स्थान में हो तो पत्नी कल्पनाओं में रहने वाली और बेहद सुंदर भी होती है और पति को प्यारी और प्यार देने वाली होती है। और स्त्री की कुंडली में अगर सप्तम स्थान में चंद्रमा हो तो उसका पति सुंदर बहुत होगा और पत्नी का प्रिय भी होगा। दाम्पत्य जीवन जो है उनका पूरा सुखद बीतता है। अब देखते हैं मंगल का। अगर सप्तम स्थान में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक तो होती ही है, शादी भी लेट होती है और पुरुष को स्त्री ऐसी मिलती है जो कामुक भी होती है और मासिक धर्म के समय में भी रति क्रिया करने से परहेज नहीं करती, और ऐसा ही स्थिति जो है वह पुरुषों की भी होती है। सप्तम स्थान में मंगल आपको कामुकता अधिक करवाता है, और यदि मंगल बलवान होने के साथ साथ अशुभ फल देने वाला न हो तो आचरण भी एकदम शुद्ध रहता है। समस्या तब बढ़ जाती है जब मंगल दूषित हो और कुंडली में फल अच्छा न दे रहा हो। अब बात करते हैं बुध की। अगर पुरुष की कुंडली में बुध सप्तम में हो तो प्राय पुरुष को संतान आसानी से नहीं मिलती और स्त्री में कमी होती है। लेकिन यही योग किसी स्त्री की कुंडली में हो और संतान न हो रही हो तो कमी पुरुष में होती है। बुध को नपुंसक ग्रह माना जाता है, इसलिए केवल बुध की स्थिति से ही यह अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि संतान से संबंधित परेशानी होगी। इसके साथ साथ शुक्र की स्थिति भी देखी जाती है कि संतान प्राप्ति होगी या नहीं। इसके साथ ही सप्तमेश ग्रह की स्थिति पर भी विचार करना जरूरी होता है। पुत्र संतान का कारक ग्रह गुरु को माना जाता है, इसलिए गुरु का भी विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु की। सप्तम स्थान में अगर गुरु बैठा हो तो पत्नी धर्मानुसार आचरण करने वाली और पतिव्रता होती है। यही स्थिति
स्त्री की कुंडली में होता है तो उसका पति धर्मानुसार चलने वाला और धार्मिक प्रवृत्ति वाला और पत्नी को प्रिय होता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जिनकी कुंडली में सप्तम स्थान में होता है, उनके आचरण पर प्राय लोग संदेह किया करते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम बहुत अच्छा बना रहता है। अगर सप्तम स्थान में शनि, राहु या केतु हो, अगर यह तीनों ग्रह या तीनों में से कोई एक ग्रह, दो ग्रह हो कुंडली में सप्तम स्थान में, तो पति पत्नी का स्वभाव और विचारों के साथ साथ आचरण भी आपस में मेल नहीं खाता। यहाँ ये एक बात जरूर ध्यान देने योग्य है कि अगर सप्तम स्थान में शनि स्वग्रही है या उच्च का है या गुरु जैसे शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, तो जीवन साथी निम्न कोटि का या फिर बुरे आचरण वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, यह हो सकता है कि सप्तम में शनि हो तो जीवन साथी थोड़ा देरी से मिलता है। अभी आपने देखा कि सप्तम स्थान में कौन सा ग्रह क्या फल देता है, और अब मैं आगे के भाग में बंध्या स्त्री के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही पुरुषों के संतानोत्पत्ति की कमी के बारे में भी बताऊंगा। आप मेरा यह भाग जो है वह बहुत ध्यान से देखें कि स्त्री बंध्या होने के पीछे भी ग्रहों का कारण होता है। अगर 12वें भाव में पापी ग्रह हो और चंद्रमा कमजोर अवस्था का होकर के पंचम या सप्तम के स्वामी से युक्त हो, तो स्त्री को संतान सुख नहीं मिलता है। स्त्री बंध्या का अर्थ ऐसा होता है कि स्त्री रति क्रिया के लिए तो योग्य है, परंतु उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। इसलिए इस योग में पंचम भाव को भी सम्मिलित किया है और सप्तमेश को भी। 12वां भाव सप्तम स्थान से छठा रोग का भाव है। वहां पापी ग्रह के होने से ये संकेत मिलते हैं कि स्त्री किसी रोग से ग्रस्त है और शायद इसी कारण से संतान नहीं हो सकती। यहाँ इस योग में पुत्र कारक ग्रह का विचार नहीं किया गया, जो कि करना बेहद जरूरी होता है। यहाँ मैं आपको एक महिला की कुंडली भी बता रहा हूँ जिसके संतान नहीं है, लेकिन इस कुंडली में कुछ और ही कारण देखने को मिले हैं। जैसे कि द्वितीय भाव में शनि है जो परिवार की वृद्धि में बाधक बना हुआ है। पंचमें नपुंसक ग्रह बुध है। पंचम जो है संतान स्थान होता है और वहां का जो स्वामी ग्रह है वह बुध है, जो सूर्य और मंगल की युति में छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान में बैठा हुआ है। यानी कि एक तो बुध नपुंसक ग्रह है और दूसरा सूर्य और मंगल के साथ में छठे स्थान में बैठा हुआ है। छठा स्थान रोग ऋण और शत्रु का होता है। सप्तम स्थान में शुक्र बैठा है जो कि छठे स्थान का स्वामी है। चंद्रमा राहु से दूषित है और कमजोर है। पुत्र कारक ग्रह गुरु भी नीच का है कुंडली में। ऐसी कुंडली में अगर स्त्री को संतान न हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि संतान और विवाह का सुख या प्रेम की सफलता का जो सुख है वह देखने के लिए कुंडली का पूरा विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। कई लोग मेरे को सिर्फ एक सवाल पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या होगा, उसमें मैं पूरा उनका विश्लेषण करके नहीं बता सकता। एक सवाल का जवाब सिर्फ कुछ योग देखकर ही मैं बता सकता हूँ। इसलिए अगर आपको संतान, दाम्पत्य जीवन, प्रेम का जीवन, पति या पत्नी या संतान से संबंधित कोई सवाल पूछना हो तो आप मेरे से कुंडली का पूरा विश्लेषण व्यवस्थित रूप से और नियम के अनुसार करवाएं। यदि शनि और मंगल की युति सप्तम स्थान में हो, कई लोगों की कुंडली में शनि और मंगल 7वें स्थान में बैठे रहते हैं, जीवन साथी स्थान में बैठे रहते हैं, और सप्तमें शनि की राशि में हो तो जातक का आचरण संदेहात्मक रहता है और वो अपने जीवन साथी के लिए मौत का कारण भी बन सकता है। इस बात को आपको बहुत समझना जरूरी है कि सप्तम स्थान में अगर मंगल और शनि की युति हो और जो सप्तम स्थान का स्वामी होता है वह अगर शनि की मकर या कुंभ राशि में होता है तो ऐसी कुंडली वाले लोग अपने जीवन साथी के लिए मौत का कारण तक भी
बन सकते हैं। हालांकि यह मैंने एक योग की बात कही है, कुंडली में और भी अनेक योग होते हैं, उन सबको भी साथ में देखना पड़ता है। यदि शुक्र मंगल की राशि में हो या मंगल से युति करके बैठा हो तो जातक में काम वासना अधिक रहती है और जातक अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अनैतिक और अप्राकृतिक क्रियाएं भी अपना सकता है। शुक्र यदि शनि की राशि में या शनि की युति में हो, यह शनि द्वारा या फिर शनि के द्वारा देखा जा रहा हो, तो जातक का जीवन साथी क्रूर स्वभाव का या फिर दूषित आचरण वाला हो सकता है। यदि सप्तमेश यानी सप्तम स्थान का स्वामी शुभ ग्रह हो सप्तम में और शुक्र केंद्र में हो तो जातक का जीवन साथी सद्गुणी और सदाचारी होता है। यही बात पत्नी की कुंडली में भी लागू होती है और पत्नी सद्गुणी और सदाचारिणी होती है। ऐसा ही फल तब मिलता है जब शुक्र चर राशि में हो और गुरु सप्तम में हो और लग्नेश भी बलवान हो, तो जीवन साथी जो है वह सदाचरण करने वाला और उत्तम प्रकृति का मिलता है। अगर हम पत्नी की आयु का अंदाजा लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। ये सिर्फ मैं जो अभी बताने वाला हूं यह एक ज्योतिष का योग या आधार है मात्र। अगर किसी की कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो वह ऐसा ना सोचे कि उनका आयुष्य कम है, क्योंकि आयुष्य के लिए दूसरे प्रकार के ग्रहों के और दूसरे भाव के ग्रहों के जो स्वामी होते हैं उनका भी आधार बनाया जाता है। ये मैं एकमात्र ऐसा योग बता रहा हूँ जो जिनकी कुंडली में होता है तो प्राय ऐसे फल मिलता है। आप ध्यान से सुने, अगर हम पत्नी की आयु का अंदाजा लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। ये सिर्फ मेरा ज्योतिषीय आधार है जिसको आप ध्यान से सुन सकते हैं, ध्यान रखें। अगर आपके पास में कुंडली है तो आप इस योग को भी देख सकते हैं। शुक्र नीच का हो और 10वें कर्म स्थान का स्वामी कमजोर होकर छठे रोग रण स्थान में बैठा हो या फिर 8वें मृत्यु स्थान में बैठा हो या फिर 12वें खर्च स्थान में बैठा हो तो पत्नी की मृत्यु पति से पहले होती है। दूसरा कारण भी देखते हैं कि पति से पहले पत्नी की मृत्यु के क्या योग हो सकते हैं। लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में यदि मंगल हो तो पत्नी की पहले मृत्यु होती है। यही योग अगर हम पत्नी की कुंडली में अगर देखें तो उनका पति पहले मृत्यु हो सकता है, क्योंकि यह एक मांगलिक योग होता है और मांगलिक योग में पति से या पत्नी से विदुर योग या फिर विधवा योग भी बनता है। यह मैंने एकमात्र योग का आपको जिक्र किया है। इसको नष्ट करने वाले दूसरे योग भी कुंडली में होते हैं, तब यह सब नहीं देखने को मिलता। उन योगों का जिक्र मैं आगे कभी किसी और वीडियो में करूंगा। अभी मैंने आपको पत्नी की मृत्यु पति से पहले होने के ज्योतिषीय कारण बताए और अब देखें कि पति की मृत्यु कम समय में कब और कैसे होती है। स्त्री की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव और मांगलिक प्रभाव को समाप्त करने वाले योग कौन कौन से होते हैं, यह अब मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर पत्नी की कुंडली में पति की मृत्यु का विचार या योग देखें तो चंद्रमा और शुक्र से अंदाजा लगाया जा सकता है। मंगल यदि शुक्र और चंद्रमा की युति में हो या दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो स्त्री के लिए विधवा योग बनता है। स्त्री की कुंडली में यदि यह योग हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो सकता है। यह अब मैं आपको बताने वाला हूं। यदि सप्तम का कारक शुक्र पाप ग्रहों से युति में या देखा न जा रहा हो या अन्य प्रकार से शुक्र पर पापी ग्रहों का कुप्रभाव न हो और सप्तमें मजबूत हो, बलवान हो, सशक्त हो,
सप्तम में शुभ ग्रह हो तो मंगली ग्रह से हानि की कोई संभावना नहीं रहती है। यदि शुक्र कुंडली में शुभ स्थिति का हो और बलवान हो तो मंगल के दोष का कोई अशुभ फल नहीं मिलता, ऐसा मैंने कुंडलियों में प्राय देखा है। यदि शुक्र से सप्तम भाव और सप्तमे मजबूत हो तो मंगली दोष से भी स्त्री मुक्त हो जाती है। यदि गुरु सप्तम स्थान में हो तो दाम्पत्य जीवन लंबे समय तक सुखपूर्वक चलता है। अब मैं आपको आगे के भाग में मांगलिक दोष के विषय में जानकारी दूंगा। आप हर एक कुंडली में प्राय यह देखा जाता है मंगल को सबसे पहले ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो अब मेरा यह जो मैं बता रहा हूं भाग आप पूरा ध्यान से देखें। जब कभी लड़के और लड़की की शादी की बातचीत चलती है तो सबसे पहले कुंडली विचार मिलान करने का विचार किया जाता है और कुंडली में भी सबसे पहले मांगलिक दोष पर है कि नहीं इस पर अधिक जोर दिया जाता है। इस मांगलिक दोष से लड़के वाले और लड़की वाले दोनों ही हमेशा आशंकित होते रहते हैं और अगर किसी को यह पता चल जाए कि लड़के की या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो चिंता में वह ज्यादा पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मांगलिक कुंडली कब नुकसानदायक होती है। अगर मंगल कुंडली में लगन में, दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में होता है तो कुंडली मांगलिक होती है। लग्न में मंगल हो तो चौथी दृष्टि से गृहस्थ सुख स्थान को और सप्तम दृष्टि से जीवन साथी स्थान को और आठवीं दृष्टि से मृत्यु स्थान को देखता है मंगल। और आठवां स्थान सप्तम स्थान से दूसरा होने के कारण स्त्री के लिए सौभाग्य या फिर ऐसा कहें कि पति और पत्नी के लिए मारक स्थान भी होता है। दूसरे धन और कुटुंब स्थान में बैठा मंगल चौथी दृष्टि से पंचम संतान स्थान और आठवें मृत्यु स्थान और सप्तम दृष्टि से आठवें मृत्यु स्थान को देखता है। दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ और अपनी आठवीं दृष्टि से नौवें भाग्य स्थान को भी देखता है। स्त्री की कुंडली में भाग्य स्थान को उनके सौभाग्य से और पति के सुख से जोड़कर हमेशा देखा जाता है। चौथे भाव में अगर मंगल बैठा है तो वह अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम जीवन साथी स्थान को देखता है और माना ऐसा जाता है कि इस स्थान में बैठा मंगल पति पत्नी के जीवन में बिछड़ने का कारण या फिर मृत्यु का कारण भी बनता है। ऐसा ही फल सप्तम या अष्टम में बैठा मंगल या फिर 12वें खर्च भाव में बैठकर मंगल प्रदान किया करता है। तो इस मंगल के दोषों के बारे में मैं आपको थोड़ी और बारीक जानकारी देता हूं। अगर कुंडली में मंगल आपके इसी स्थान पर बैठे हुए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको हमेशा किसी विद्वान ज्योतिषी से मंगल के बारे में अच्छे से कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाकर जानकारी कर लेना चाहिए। सिर्फ ज्योतिषी के सामने यह जाकर ये नहीं पूछना चाहिए कि कुंडली मंगलिक है या नहीं, अगर मंगलिक है तो क्या उपाय करें। इतने से जीवन के सुखों में दुखों में जो भी फल मिलता है वह पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके लिए दूसरे ग्रहों को अब भी वर्णन देखना पड़ता है। पहला मैं आपको बताता हूं कि पुरुष और स्त्री की कुंडली में मंगली दोष का मंगल की शक्ति से विचार करना चाहिए। पुरुष और स्त्री की कुंडली में मंगली कुंडली होने का जो दोष है वह मंगल की शक्ति के हिसाब से विचार करना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताता हूं, यदि पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडलियों में मंगलिक दोष हो तो कोई बुरा परिणाम मिलने की संभावना नहीं रहती है। उनका मंगल मिलान हो जाता है और मंगल का दोष भी समाप्त हो जाता है। तीसरा मैं आपको बताता हूं, यदि मंगल दोष कुंडली में हो तो शास्त्रों में इनके दोष का निवारण उपाय द्वारा किया जा सकता है। बताया गया है उपाय करने के बाद में मंगल का जो दोष है दोष भी शांत हो जाता है। और मैं आपको आगे इसी वीडियो में मांगलिक दोष को
कैसे शांत किया जाता है, यह जानकारी भी पूरी डिटेल में दूंगा। अभी केवल मांगलिक दोष का असर कब समाप्त हो जाता है कुंडली में, यह ग्रहों की स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चौथा मैं आपको बताता हूं कि ज्योतिष के अनुसार अगर मंगल शुक्र की वृषभ राशि या तुला राशि में हो तो भले ही वो किसी भी भाव में क्यों ना बैठा हो, मांगलिक दोष नहीं लगता है। पांचवा, अगर पुरुष की कुंडली में लगन यदि शुक्र या चंद्र से सप्तम भाव या सप्तमेश या पाप ग्रहों के मध्य हो तो पुरुष की कुंडली में मंगलिक दोष के समान ही कुप्रभाव पड़ता है। यह आज मैंने जो आपको इस वीडियो में कुछ योगों के बारे में, कुछ अशुभ योगों के बारे में जानकारी दी है। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को पहला भाग नाम देकर यहीं समाप्त करता हूं और अगला भाग मैं आपके सामने आगे जल्दी ही प्रस्तुत कर दूंगा। आप मेरे यह दोनों भाग पूरा बहुत ध्यान से देखना, ताकि आपका जो वैवाहिक जीवन है, प्रेम जीवन है, संतान से संबंधित जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, आयुष्य है, मृत्यु है, पति पत्नी का साथ कब तक रहेगा, प्रेम कब तक साथ रहेगा, चलेगा, यह सब जानकारी मैं आपको अपने वीडियो में आपकी कुंडली में बनने वाले सभी योगों के आधार पर जानकारी दूंगा। तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक जय जिनेंद्र।